हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया था, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बेटा, ए से प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, जिसका रेट कांस्टेंट दिया गया K इक्वल टू K1 इंटू K2 बाई K3 का पावर 2/3, ठीक है। रेट कांस्टेंट दिया गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये रिएक्शंस 3 स्टेप में चल रहा है। 3 रेट कांस्टेंट है ना, K1 K2 K3, ठीक है। और K जो है वो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। K1 K2 K3 क्या है? हर एक स्टेप का रेट कांस्टेंट है। और K क्या है? ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। जो K है ना, वो क्या है? ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी भी दिया गया हर स्टेप का, ठीक है। पहला स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया 180 किलो जूल। दूसरा स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया 80 किलो जूल। और तीसरा स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया 50 किलो जूल, ठीक है। तो फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। यही तुमसे सवाल कह रहा है, ठीक है। हर एक स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड है 180, 80 एंड 50। तो चलिए आप क्वेश्चन को ऑपरेट करिए जल्दी से, ठीक है। मैं आधा सेकंड का मौका देता हूं, जल्दी से आप ऑपरेट करिए, ठीक है। ऑपरेट हो गया? चलिए, तो मैं बनाऊं? चलो मैं बनाता हूं, चलो देखते हैं। चलो मैं ही बना देता हूं। चलिए सॉल्यूशन देखिए, आपके पास ओवरऑल रेट कांस्टेंट K इक्वल टू क्या दिया गया है? K1 K2 बाई K3 का पावर कितना? 2/3, ये दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां से देखिए तो K इक्वल टू हम K1 के जगह पर लिख सकते हैं A1 इंटू ई का पावर माइनस EA1 बाई RT, ठीक है, इंटू A2 इंटू ई का पावर माइनस EA2 बाई क्या? RT, ठीक है। डिवाइडर बाई बेटा देखो A3 इंटू ई का पावर माइनस EA3 बाई क्या? RT, देख लो। और ये पूरा का होल पावर कितना है? 2/3, ठीक है। अब ऐसा करो, देखो A1 A2 और A3 को पहले एक साथ करो। A1 A2 और A3 का पावर 2/3, ठीक है। अब देखो E का पावर माइनस EA1 बाई RT का पावर 2/3 है। अब देखो ना, यहां दोनों बेस सेम है ना, तो पावर को क्या कर लो? ऐड कर लो। अच्छा, उससे पहले एक काम और करो ना, इसको भी ऊपर लेकर चले जाओ। देखो क्या करोगे? E का पावर माइनस EA1 बाई RT, ठीक है, बाई RT इंटू क्या है? E का पावर माइनस EA2 बाई RT, और इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा? E का पावर क्या बेटा, बोलो? EA3 बाई RT, और इसका पूरा का पावर कितना? 2/3, ठीक है। अब बेस से में क्या कर लो? पावर को ऐड कर लो ना, ठीक है। बेस से में पावर को ऐड कर लो। इसको ये पूरे के बदले में A लिख लेता हूं, ये A1 A2 A3 ये सब के बदले में A लिख लेता हूं, ठीक है। इस सब को सॉल्व करने के बाद A आया। अब यहां देखो
इंटू ई का पावर। अब यहां ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, समझना है, ठीक है। अब क्या करो ना, पहले देखो आरटी तो सब में कॉमन है, ठीक है, आरटी तो सब में कॉमन है, तो बेस से में तो पावर को क्या करो, ऐड करो पहले, ठीक है। तो आरटी तो सब में कॉमन है, आरटी तो सब में कॉमन है, ठीक है। अब बेस से में पावर को क्या करो, ऐड करो। तो क्या लिखो, वो माइनस, इस तरह से लिखा हूं, देखो माइनस कॉमन लेके देखो, EA1 प्लस EA2 अब माइनस EA3, देख लो भाई, देख लो, ठीक है। और इसका पूरा का पावर कितना है बेटा, 2/3। तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता ना, और ये भी पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है। अरे भाई बेस सेम था तो पावर हमने ऐड कर दिया, और ऐड करके हमने क्या कर लिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है। बेस सेम था तो हमने पावर ऐड कर दिया और माइनस कॉमन बाहर कर निकाल लिया, तो यही बचेगा ना बेटा, देखो ना, ठीक है, यही बचेगा ना, ठीक है। अब पावर पावर आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, A इंटू ई का पावर, ठीक है, -2/3, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 अब आई क्या, RT, देख लो भाई, K इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब इसको, अब देखो 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 समझो, अब इसको आर्हेनियस इक्वेशन से कंपैरिजन करो। A देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, K इक्वल टू A इंटू ई का पावर माइनस EA/RT, ठीक है। अब देखो तो समझो समझो, अब देखो देखो समझो, यहां ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां ये देखो, ये जो पूरा वैल्यू होगा ना, ठीक है, ये पूरा होगा नेट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। देखिए ना, यदि आप के नेट रेट कांस्टेंट है, ठीक है, तो ए भी नेट और एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगा, नेट अब IRT, ठीक है। तो देखो समझो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी नेट इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलो बोलो। जब इस इक्वेशन को आप आर्हेनियस इक्वेशन से कंपैरिजन करोगे तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी क्या मिलेगा, 2/3, ठीक है। और क्या, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, देख लो भाई। अरे भाई इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करा और जो इक्वेशन आया उसको आर्हेनियस इक्वेशन से कंपैरिजन करो, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन जब सब कंपेयर करोगे तो माइनस EA/RT होता है, ठीक है। तो देखो ना, तो यहाँ ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के बदले क्या है, ठीक है, 2/3 EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ठीक है। कंपेयर करने आता है ना, ठीक है। अब चलो 2/3 EA1 कितना था, 180, ठीक है, EA2 कितना था, 80 और EA3 कितना था, 50। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा इतना, क्या किलो जूल आंसर हो जाएगा, देख लो भाई, ठीक है। समझ में आया कैसा सॉल्व किया आपने, ठीक है। इसको पहले K की जो वैल्यू दिया गया था उसको हमने आर्हेनियस इक्वेशन के टर्म में बदल दिया, ठीक है। और जो इक्वेशन हमने नेट लाया उसको आर्हेनियस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन से जब कंपेयर किया, ठीक है, तो हमने देखा क्या कि यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यहाँ कितना है, 2/3 इंटू EA1 प्लस EA2 प्लस माइनस EA3, ठीक है। कोड आउट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ये मेन का क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही होगा, ठीक है। आप सोचेंगे ना कि एक लाइन में आंसर दे दे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इसलिए आपको पहले बनाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, तब आपको आंसर आएगा, ठीक है। कोड आउट नहीं ना, चलो। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर देखो ना, यहां भी माइनस कॉमन है, यहां भी माइनस कॉमन है ना। अरे भाई माइनस दोनों जब कंपेयर करोगे तो यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है ना। तो यहां RT देखो EA/RT, तो माइनस तो दोनों में छोड़ दो, तो EA के ऊपर यहाँ क्या है, 2/3 EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 है ना। तो नेट EA क्या हो जाएगा, 2/3 EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ठीक है। चलो
यदि आपसे इसी क्वेश्चन में नेट ए पूछता, नेट ए नेट पूछता तो क्या करते हैं आप? अभी तो ए नेट क्या हो जाए, कंपेयर करेंगे तो ए नेट के बदले क्या लिखेंगे, a1 इंटू a2 बाई a3 का पावर क्या 2/3। ए नेट निकल जाता यदि पूछता तो, ठीक है, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन है A to B, दूसरा रिएक्शन है X to Y, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है। K1 इक्वल टू दिया गया है A1 इंटू ई का पावर माइनस EA1 बाई RT, ठीक है। K2 इक्वल टू दिया गया है A2 इंटू ई का पावर माइनस EA2 बाई RT, ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब A1 की वैल्यू दिया गया 10 का पावर 9, A2 की वैल्यू दिया गया 10 का पावर 10, ठीक है। EA1 दिया गया 1200 कैलोरी पर मोल, ठीक है। EA2 दिया गया 1800 कैलोरी पर मोल, ठीक है। कह रहा फाइंड आउट टेम्परेचर, फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच, ठीक है, फाइंड आउट टेम्परेचर एट विच K1 इक्वल टू K2। वो टेम्परेचर निकालना जिस टेम्परेचर पे K1 इक्वल टू क्या आ जाए, K2 आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है K1 इक्वल टू क्या लाना, K2 लाना है, वो टेम्परेचर बताओ। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। K1 इक्वल टू K2 का रहा है, इट मीन्स क्या, A1 इंटू ई का पावर माइनस EA1 बाई RT इक्वल टू A2 इंटू ई का पावर माइनस EA2 बाई RT, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ना, ध्यान दीजिए, A2 बाई A1 कर देते हैं, तो A2 बाई A1, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, A2 बाई A1 इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर माइनस EA1 बाई RT, ठीक है, EA1 बाई RT, ठीक है। A2 बाई A1 कर रहे हैं ना, तो ई का पावर माइनस EA1 बाई RT डिवाइडेड बाई क्या, ई का पावर माइनस EA2 बाई RT, देख लो भाई, ठीक है, कोई डाउट? अब A2 की वैल्यू कितना है देखो, 10 का पावर 10, A1 की वैल्यू कितना, 10 का पावर 9, तो 10 का पावर 10 और डिवाइडेड बाय 10 का पावर 9। अब इसको ऐसा लिखो ना, इसको ऊपर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ई का पावर, ठीक है, EA2 माइनस EA1 बाई RT, देख लो भाई, ठीक है, EA2 माइनस EA1 बाई RT। यहां क्या बचेगा बोलो, 10 इक्वल टू ई का पावर EA2 माइनस EA1 बाई RT, दोनों तरफ ln लगाओ, ln, ठीक है। तो ln 10 इक्वल टू ln ई का पावर EA2 माइनस EA1 बाई RT, ठीक है। अब देखो ln को log में बदलेंगे तो कितना, 2.303 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो इधर लाकर ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.303 से, ठीक है। अब इसको पावर है जो आगे मल्टीप्लाई करो, EA2 माइनस EA1 अब आई क्या RT, ये EA2 है ना, ठीक है। अब देखो EA2 की वैल्यू बताओ, EA2 की वैल्यू कितना है देखो 1800 और EA1 की वैल्यू कितना है 1200। R, यदि R को कैलोरी में लेंगे तो कितना बेटा 2 कैलोरी, 2 और T निकालना है तुम्हें। अब इस 2.30 को उधर लाकर डिवाइड करो ना, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1, यानी क्या हो जाएगा देखो देखो देखो, log 10 की वैल्यू 1 होता है ना, ठीक है। तो क्या होगा 2.303 इक्वल टू, ऊपर में कितना हो जाएगा 600 और नीचे में 2 है ना, यानी 300 अब आई टी, तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2.303, इतना केल्विन। आंसर देख लो, ठीक है। ये भी एडवांस लाइक क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन एडवांस लाइक है, ठीक है।
एक छोटा सा नेक्स्ट प्रश्न और करते हैं, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गया फॉर ए रिएक्शन ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू 50 किलो जूल और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 70 किलो जूल। देन फाइंड आउट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप जानते हैं फार्मूला ना, क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या, बैकवर्ड। फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी कितना 50, बैकवर्ड का कितना है 70, तो कितना आ गया -20 किलो जूल। और डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आया, यानी रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आया यानी रिएक्शन क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलिए समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अच्छा एक दो चीज और मैं आपको बता देता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट भी दे देता हूं, ध्यान दो। तो बच्चों हम आगे बताने वाले क्या, ठीक है, कॉलिजन थ्योरी का यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने वाले, ठीक है। कॉलिजन थ्योरी का यूज करके क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इक्वल टू कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है। अब पहले समझते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके रिएक्शन वेसल में यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम में कितना कॉलिजन हो रहा है, ठीक है। तो क्या सारा कॉलिजन हमारा प्रोडक्ट बना देता है, नहीं, वही कॉलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है जो इफेक्टिव हो, यानी टोटल कॉलिजन का वही फ्रैक्शन हमारे प्रोडक्ट में बदल पाएंगे जो क्या करेगा, इफेक्टिव कॉलिजन करेगा। यानी टोटल कॉलिजन इनटू हमने क्या करा है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन से मल्टीप्लाई करा है ना, तब तो हम प्रोडक्ट में बदल पाएंगे ना, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, टोटल कॉलिजन बता रहा है क्या, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में। तो क्या सारा कॉलिजन तो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा ना, वही कॉलिजन प्रोडक्ट में बदलता है जो इफेक्टिव हो, ठीक है। इसी कारण मैंने फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन से मल्टीप्लाई किया टोटल कॉलिजन में, यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में कहें तो, ठीक है। अब देखो टोटल कॉलिजन को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इफेक्टिव कॉलिजन कराने के लिए दो बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। क्या क्या, अब इफेक्टिव कॉलिजन कैसे निकालोगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, ठीक है, एनर्जी बैरियर और इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग क्या, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। इन दो बैरियर क्रॉस करेंगे तभी आपका इफेक्टिव कॉलिजन होगा, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर का मतलब क्या, यानी कम से कम किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है।
यानी आपके पास यदि एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या ज्यादा है, तब आप क्या करा पाएंगे, इफेक्टिव कोलिजन करा पाएंगे ना, ठीक है। यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर का मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ उस मॉलिक्यूल को हम बताने जा रहे हैं जिसके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल है या ज्यादा है, वही तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, ठीक है। और उसकी फ्रैक्शन को कैसे लिखते थे, याद है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर, इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यानी e का पावर माइनस ए बाई आर टी, और इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग ओरिएंटेशन बैरियर, उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी ये मैं बता दूं कि मान लीजिए आपके रिएक्टेंट के पास, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो कोई जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट बना पाएगा, ठीक है। देखिए ना, देखिए, समझिए समझिए समझिए, ये मान लिया रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसके पास मान लिया एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है, तो क्या जरूरी है प्रोडक्ट में बदल जाएगा, नहीं। एक्टिव एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस कर चुका है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी इसको है, ठीक है। तो एनर्जी बैरियर वाला को तो बैरियर को क्रॉस कर चुका है, साथ ही एक बैरियर को और क्रॉस करना पड़ेगा, वो क्या है, ओरिएंटेशन बैरियर। यानी सिर्फ एनर्जी बैरियर के क्रॉस करने से इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है। इफेक्टिव कोलिजन दो चीज पर डिपेंड करा ना, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। इसके पास एनर्जी हो चुका है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, लेकिन तभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। क्यों, इसलिए नहीं बना पा रहा है ना, ठीक है, क्योंकि यहां निगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। तो ये देखिए, यहां देखिए, ये सामने से कभी इस पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों, प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है। अरे सामने से कैसे अटैक करेगा, निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, तो अटैक कर पाएगा, नहीं अटैक कर पाएगा। यानी इस तरह का ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। तो क्या करेंगे, ठीक है। अब एक चीज पॉसिबिलिटी है हमारे पास, देखो, ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करें, क्या करें, बैक साइड से अटैक करें, ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। देखो ना, ये OH माइनस इस कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। देख लो, ये बॉन्ड टूट जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी होने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए मॉलिक्यूल का। ऊपर में प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इसी कारण प्रोडक्ट नहीं बन पाया। नीचे में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, क्योंकि OH माइनस को जब तक बैक साइड से नहीं आएगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा ना। इसी कारण आपको कहने का मतलब ये मेरा हुआ ना कि सिर्फ एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, आपको ओरिएंटेशन बैरियर भी क्रॉस करना पड़ेगा। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी लाना पड़ेगा, ठीक है। उसी को हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग ओरिएंटेशन बैरियर को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और इस P को, ठीक है, P को कभी कभी लोग क्या कहते हैं, सुन लो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग क्या, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। जो P है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग क्या, ओरिएंटेशन बैरियर। और समटाइम्स P इज आल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये P को हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में, यानी ओरिएंटेशन बैरियर को जो क्रॉस करे। ये ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा था ना, ये रॉन्ग ओरिएंटेशन था, ये राइट ओरिएंटेशन था, ठीक है। तो P को हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं या स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। रिप्रेजेंट क्या करता है, उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है जो क्या क्रॉस कर रहा है, ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। यही है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप ये सब जानते हैं, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता है ना R इक्वल टू के इंटू, ठीक है, A का पावर x और B का पावर y। यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या इंक्रीजेज, ठीक है। दूसरा, ये तो पूरा लिख लेना खुद से, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तीसरा फैक्टर कैटालिस्ट, कैटालिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। चौथा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यदि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाओगे ना तो जो एक्टिव साइट है उसकी, ठीक है, साइज बढ़ेगा। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने से एक्टिव साइट बढ़ता है, एक्टिव साइट, ठीक है, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे ना उतना बड़ा एक्टिव साइट होगा, ठीक है। एक्टिव साइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैं लिख देता हूं, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एक्टिव साइट इंक्रीजेज, एक्टिव साइट्स इंक्रीजेज, ठीक है, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या इंक्रीजेज, ठीक है। ये सारे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक फैक्टर और जान ले सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यदि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ये फैक्टर लेकिन सिर्फ वैलिड है फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, ये फैक्टर सिर्फ वैलिड है किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। यानी फोटोकेमिकल यदि रिएक्शन है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज और यहीं पे जान लेना कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, मैं लिख देता हूं फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, ठीक है, मैं कहीं नोट में लिख देता हूं, ठीक है, नोट में देखो, नोट, ठीक है, याद रखना, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसके लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए। यानी जो पांचवा फैक्टर है ना वो सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और ये चारों फैक्टर तो कहीं भी वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो पांचवा फैक्टर है जो सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है, कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कौन सा रिएक्शन का रेट, फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था केमिकल काइनेटिक्स का आज आखिरी क्लास। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नया लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नया चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू, बाय।